everyone. So let's learn today something about livestock management and their care. लाइवस्टॉक एनिमल्स को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, उनके न्यूट्रिशन से लेकर उनकी मेंटेनेंस तक, जिसमें उनकी ट्रिमिंग, हेयर ट्रिमिंग, ईयर ट्रिमिंग और उनके नेल ट्रिमिंग जैसे कई सारे ऑपरेशंस आते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ एनिमल्स इन अ हर्ड कितने होंगे ये भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सिस्टम फॉलो किया हुआ है। उन्हीं से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं और हम पढ़ेंगे उन पॉपुलर डिजीज़ के बारे में भी जो कि लाइव स्टॉक्स में पाई जाती हैं और उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं डिजीज़ ऑफ कैटल के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ कैटल की है फुट एंड माउथ डिजीज़, जिसको FMDB कहा जाता है। ये एक वायरल डिजीज़ है। इसमें पैरों के जो खुर होते हैं, जो नेल्स होते हैं और मुंह के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाने की वजह से यहाँ पर आपको मुंह के अंदर से झाग आना, इस तरीके की दिक्कतें दिखाई देने लगती हैं आपके लाइव स्टॉक्स में। ये डिसीज़ बहुत ही डिवास्टेटिंग है, डेंजरस है लाइव स्टॉक्स के लिए। ना सिर्फ कैटल को बल्कि शीप और गोट को भी ये इन्फेक्ट करती है और इसीलिए इंडिया में इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कंट्रोल के लिए अलग से एक इंस्टीट्यूट भी डेडिकेट किया गया है और इसके लिए बजट में भी अलग से अलॉटमेंट होती है कि कैसे जो लाइव स्टॉक को रखने वाले फार्मर्स हैं उनको किस तरीके से इसके बारे में अवेयर कराया जाए और कैसे एनिमल्स को इनसे बचाया जाए। अगली इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट भी वायरल डिजीज़ है जो कि उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा देखी गई है जहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर होती है या फिर मानसून के टाइम पर इसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है। एंथ्रेक्स एक तरह की बैक्टीरियल डिजीज़ है। अगर आपको याद हो तो जिस तरीके से कोविड-19 आया है उसी तरीके से एंथ्रेक्स भी जो है आया था और ह्यूमंस में भी इसका इन्फेक्शन देखा गया था। देन नेक्स्ट डिजीज़ इज़ ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। इसमें जो पैर होते हैं, पैरों में ब्लैकनिंग और लीशनिंग जो है वो दिखाई देने लग जाती है। इसके बाद में है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ये भी बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीज़ है। देन मेस्टाइटिस एक प्रॉब्लम है जो कि बैक्टीरिया से होती है और ये अडर जो दूध की थैली होती है उसके इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। देन मिल्क फीवर या हाइपोकैल्सीमिया, ये जो है लो कैल्शियम की वजह से होती है। जब कैल्शियम बॉडी में कम हो जाता है तो उसे मिल्क फीवर कहते हैं और ये गोट्स और शीप में भी पाई जाती है। देन कीटोसिस जो है पुअर मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है। फिर एक और प्रॉब्लम एनिमल्स में देखी गई है वो है ब्लॉट यानी कि इसमें क्या होता है कि जो डाइजेशन की प्रॉब्लम होने की वजह से पेट के अंदर वो इनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो गैस बनाने लगता है और उसकी वजह से पेट फूलने लगता है। तो ये जो रूमेन है वो एक तरीके से फूल जाता है, गैस से भर जाता है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं ब्लॉट। फिर अगली डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से होती है। ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरिया से है और एक और डिजीज़ है ब्रूसेलोसिस। ये दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। तो हमें याद रखना है कि कौन सी डिजीज़ वायरल है या बैक्टीरियल है और इम्पॉर्टेंट डिजीज़ कौन सी है, जैसे कि FMD है, रिंडरपेस्ट है, देन मेस्टाइटिस है, मिल्क फीवर है जो कि एक तरह की डेफिशिएंसी है, देन कीटोसिस है, ब्लॉट है जो साफ तौर पर जो है गैस की वजह से होती है, जैसे हमें इंडाइजेशन की वजह से गैस हो जाती है। तो ये सब इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं डिसीज़ेस के। नेक्स्ट वी हैव डिजीजेस ऑफ शीप एंड गोट। गोट और शीप की जो डिजीज़ है उसमें है पॉपुलर ब्लू टंग जो कि एक वायरल डिजीज़ है, शीप पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है और एंटरटॉक्सीमिया ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। फुट एंड माउथ डिजीज़ इसके अंदर भी होती है जिसका वैक्सीनेशन अवेलेबल है और शीप में ये वैक्सीन जो है वो एवरी 6 मंथ जो है वो दी जाती है और इससे बचने का यही एक तरीका है कि वैक्सीनेट किया जाए एनिमल्स को।
फिर शीप में एक और प्रॉब्लम देखी गई है बोन च्यूइंग की। बोन च्यूइंग जो है वो अपनी ही, कई बार ऐसा देखा गया है कि एनिमल्स जो अपनी ही बोन्स को जो है च्यू करते रहते हैं, या फिर जो है किसी ऐसी चीज़ को जो है च्यू करते हैं जो कि फॉस्फोरस कंटेनिंग है। तो ये होती है आपकी फॉस्फोरस डेफिशिएंसी की वजह से। स्वाइन, अब आते हैं हम स्वाइन की डिसीजेस पर। स्वाइन में स्वाइन फीवर, स्वाइन पॉक्स, स्वाइन इन्फ्लुएंजा और फुट एंड माउथ डिसीज़, ये सभी वायरल डिजीजेस पाई जाती हैं। और फिर स्वाइन एरिसाइफेल एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, और हॉग कॉलेरा, इस तरीके की बैक्टीरियल डिसीजेस भी आपकी स्वाइन में होती हैं। Then we have diseases of chicken. Chickens में भी डिजीज होती है। सबसे पॉपुलर जो वायरल डिजीज है चिकन की वो है रानीखेत डिजीज, और इसकी रिकमेंडेड वैक्सीन है लसोटा। फिर इसके अंदर ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से भी इन्फेक्शन पाया जाता है। साल्मोनेलोसिस भी इसके अंदर पाया जाता है। देन सोडियम डेफिशिएंसी से होने वाली जो प्रॉब्लम है वो है इसमें डिहाइड्रेशन और फ्लूइड रिडक्शन। आइए अब उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि चिकन और पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्पेसिंग की। कितना स्पेस जो है चिकन्स को दिया जाना चाहिए फीडिंग के लिए और वाटरिंग के लिए। तो वाटरिंग जो है वो उतने एरिया में की जाती है जो कि लगभग फीडिंग एरिया का हाफ होता है। लगभग उतने एरिया में जो है वाटरिंग ज़रूर करनी चाहिए जिससे कि पानी की डेफिशिएंसी जो है चिकन्स के अंदर ना हो। अदरवाइज़ बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स देखी गई हैं जैसे पंखों का झड़ना, इस तरीके की दिक्कत जो है चिकन में हो जाती है। तो ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। देन स्पाइकिंग एक फिनोमिना है विच इज़ एक्चुअली द एडिशन ऑफ यंग ब्रॉयलर ब्रीडर मेल इनटू एन ओल्डर फ्लॉक टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। यानी कि क्या होता है कि जब पुराना जो है वो आपका फ्लॉक हो जाता है उसमें मेल्स जो हैं वो थोड़े से इनफर्टाइल होने लगते हैं, इनएफिशिएंट होने लगते हैं, तब यंग ब्रॉयलर को जो है जो कि एज ब्रीडर मेल यूज़ किया जाता है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज स्पाइकिंग। देन इंडिया के अंदर जो है वो सबसे पॉपुलर जो पोल्ट्री हाउसेस हैं वो हैं ओपन साइडेड, जो कि दोनों तरफ से खुले होते हैं। इसमें क्लोज्ड भी आपके टाइप होते हैं, पोल्ट्री हाउसेस के क्लोज टाइप के होते हैं, और एक होते हैं एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड आपके पोल्ट्री हाउसेस होते हैं। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर ओपन साइडेड है जिसमें वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर देखा जाए तो, और ऑटोमेशन भी इसमें कम चाहिए। द विड्थ ऑफ ओपन साइडेड हाउस शुड नॉट एक्सीड 8 meters when only natural ventilation is used. Then there is a problem in chicks, कर्ल टो पैरालिसिस। इसमें जो उनका पैर होता है वो मुड़ जाता है और पैरालिसिस हो जाता है उसमें, जिसकी वजह से उनके मूवमेंट में जो है वो दिक्कत आती है। देन दिस इज़ अ सिम्टम विच इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन। ये क्लियर कट विटामिन डेफिशिएंसी का सिम्टम है और ये विटामिन B2 की वजह से होता है। देन कॉर्न एंड सोयाबीन, दीज आर दी मेजर फीड। एक्चुअली जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से कॉर्न और सोयाबीन पे डिपेंड करती है। दीज आर वेरी कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी यूज फॉर रेजिंग पोल्ट्री। एंड आपको जानकर हैरानी होगी कि जो एग का रेट होता है वो बहुत डिपेंड करता है कॉर्न के और सोयाबीन के रेट पर। इसीलिए आप देखते हैं कि हमेशा एग का रेट जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। देन अब अच्छी क्वालिटी के एग्स ही मार्केट किए जाएं, या फिर स्टोरेज के टाइम पर जो एग्स हैं उनकी क्वालिटी को चेक करते रहना ये भी ज़रूरी है। और इनको चेक करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है कैंडलिंग। कैंडलिंग जैसे कि कैंडल जलाना, कैंडल क्या करती है, रोशनी करती है। तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग लाइट के सोर्स को अंडे के ऊपर या नीचे की तरफ रखा जाता है जिससे कि एम्ब्रियो की पोजीशन पता लगती है कि एम्ब्रियो कहाँ पर है।
और उससे आइडिया लगाया जाता है कि एग्स खराब हैं कि नहीं है। और एक और तरीका है जो हम हाउस होल्ड घर में अपने यूज़ करते हैं कि हम एग्स को पानी में डिप करते हैं और जो अंडे जो है फ्लोट करते हैं वो अंडे रॉटन एग होते हैं, उनको कंज्यूम नहीं किया जाता। तो ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं एग की क्वालिटी के बारे में। हाउएवर ऑन लार्ज स्केल दिस मेथड ऑफ जजिंग द क्वालिटी इज़ नॉट विजिबल, इसीलिए कैंडलिंग जो है वो यूज़ की जाती है। देन पोल्ट्री की ट्रेनिंग और वहाँ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है जो कि है सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट विच इज़ लोकेटेड इन हेसरगट्टा, बेंगलुरु। Now there are some facts about goats. Goats and sheep are one of the first domesticated farm animal. However, जो पहला domesticated animal है वो dog है, लेकिन these were the first farm animal which were domesticated, goats and sheep. और ऐसी जो गोट ब्रीड्स हैं, देखिए सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बिल्ट की जो गोट मानी जाती है वो आपकी जमुनापारी है। तो जमुनापारी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट गोट की ब्रीड है। और लेकिन गोट से पश्मीना भी बनता है, तो पर्टिकुलर ब्रीड्स को मार्क किया गया है। हालांकि कश्मीर में होने वाली जो गोट्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है, पश्मीना में भी क्वालिटीज़ होती हैं, लो क्वालिटी पश्मीना, हाई क्वालिटी पश्मीना। तो चेगू गोट जो है, चेगू गोट की जो ब्रीड है वो मार्क्ड है इंडिया में बेस्ट क्वालिटी ऑफ पश्मीना प्रोडक्शन के लिए। चेगू गोट्स आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर multifarious utility as providers of quality meat, जिसको चेवन कहते हैं, चेवन जो है गोट मीट को कहा जाता है। देन पश्मीना द वैल्यूएबल टेक्सटाइल फाइबर, कोर्स फाइबर, मैन्योर, हाइड एंड स्किन एंड मिल्क टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। तो इतनी सारी यूटिलिटी हैं चेगू गोट की ब्रीड से। देन एक और चीज़ जो है, एक और फाइबर बनाया जाता है लश्रस फाइबर, जो कि चमकीला होता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, वो है मोहेर। मोहेर के लिए अंगोरा गोट्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है। नाउ अब एक्ट ऑफ गिविंग किड्स और एक्ट ऑफ पार्टूरिशन जो है वो क्या कहा जाता है गोट के अंदर, तो वो क्योंकि छोटे जो तुरंत पैदा हुए गोट के जो बच्चे होते हैं उनको किड कहते हैं और इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं किडिंग। और इन दो किडिंग के बीच में, यानी कि जो 2 बार बच्चे पैदा करने के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं किडिंग इंटरवल। जैसे लैक्टेशन पीरियड होता है कि एक लैक्टेशन से दूसरे लैक्टेशन के बीच में जो टाइम होता है उसको बोला जाता है कि कितना टाइम इसका जेस्टेशन पीरियड है। इसी तरीके से किडिंग इंटरवल है ये 2 किडिंग के बीच में। देन पुअर मेंस काउ भी कहा जाता है गोट को, किस लिए? क्योंकि गोट के जो मिल्क की क्वालिटी है वो बिल्कुल आप इसको मैच कर सकते हो काऊ के मिल्क से। और क्योंकि काऊ को रखना थोड़ा सा कॉस्टली होता है, उसका मैनेजमेंट कॉस्टली होता है, तो इसको वो लोग भी रख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते एक एनिमल को पालने के लिए। तो दैट इज़ वाई गोट इज़ नोन एज पुअर मैन्स काऊ। गोट्स में डी हॉर्निंग भी की जाती है और ये कर दी जाती है एट द एज ऑफ 2 वीक्स। तो 1 to 2 वीक्स के बीच में डी हॉर्निंग कर दी जाती है। एंड किड्स आर डिसबर्डेड एट 4 to 10 days ऑफ एज। गोट से भी रिलेटेड एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि है सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ लोकेटेड एट मथुरा, उत्तर प्रदेश। Now some important facts about sheep. So the first clone sheep was named Dolly, was created through somatic gene transfer. Sheep breed which look like a goat is Nellore. Then Changthangi and Gurage sheep are used for making carpets. टेल डॉकिंग यानी कि पूंछ की थोड़ी सी छटाई करना, उसको थोड़ा सा काट देना कुछ पोर्शन को। टेल डॉकिंग इज परफॉर्म्ड इन शीप टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ ब्लू फ्लाई स्ट्राइक that may result from urine or fecal staining of the perineum. Then castration of lamb should be done at the age of 1 to 2 weeks. Estrus cycle of sheep is 14 to 20 days, यानी कि एक हीट से दूसरी हीट के बीच का जो इंटरवल है उसको estrus cycle बोलते हैं, which is around 14 to 20 days in sheep.
And there is an institute related to sheep also. So that is Central Sheep and Wool Research Institute, which is located at Avika Nagar, Rajasthan. अब बात करते हैं हम कैटल के बारे में। तो यहाँ पर हम कैटल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं आपको बताने वाले हैं। द फ्लैशी एविडेंट मास फाउंड बिटवीन द फोर लिम्स ऑफ काउ इज नोन एज ब्रिस्केट। ये जो आप देखते हैं गर्दन के नीचे जो स्किन लटक रही होती है अगले पैरों के बीच में, उसको ब्रिस्केट कहा जाता है। और गाय और भैंस में अगर हम पहचान करना चाहें तो कलर के अलावा भी हम पहचान सकते हैं कि जो ये स्किन लटक रही है वो भैंसों के अंदर नहीं पाई जाती। ऐसे ही इंडिजिनस कैटल और एक्सोटिक कैटल के बीच में आप डिफरेंस बता सकते हैं। इंडिजिनस कैटल में जो है एक हम्प होता है, लेकिन ये हम्प जो है आपका एक्सोटिक ब्रीड्स में नहीं होता, उसमें आपकी ये जो है स्ट्रेट लाइन जैसी होती है। रूमिनल parakeratosis is a disease of cattle and sheep characterized by hardening and enlargement of papillae of the rumen, and it is most common in animals fed a high concentrate ration during the finishing period. It is also seen in cattle fed rations of heat treated alfalfa pellets as well as in calves with prolonged ruminal acidosis due to ruminal drinking. ये जो है ruminal parakeratosis जो है एक कैटल का प्रॉब्लम है। अब एक और प्रॉब्लम जो है कैटल के अंदर देखी जाती है जिसको बोलते हैं पीका डिजीज। कभी कभी देखा जाता है कि कैटल्स जो हैं वो स्टोन लिक करने लग जाती हैं या मिट्टी खाने लग जाती हैं या अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को जो है लिक करती हैं। तो ये होता है आपका फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से। तो जो मिनरल मिक्सचर होता है वो दे दिया जाता है इसको करेक्ट करने के लिए। फिर अब कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि डेयरी और बफेलोज और कैटल से रिलेटेड हैं। वो हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज जो कि CIRB which is located in Hisar, Haryana. And then there is National Dairy Development Board is located in Anand, Gujarat. And then there is an International Livestock Research Institute which is located at Nairobi, Kenya. So now let us discuss some miscellaneous points. So shed of pigs are known as sty. A group of chickens, like most birds, it is called flock or a brood in case of hens, or a clutch in case of chicks. The person who removes the sheep's wool is called shearer. And a group of goat is called a tribe or a trip अगर वो थोड़ा छोटा है, और अगर large group है then it will be called as herd, जैसा कि cattle herd है आपका, इस तरीके से बोला जाता है। And cow, of course, group of cow is known as a herd, और जहाँ पर इनको रखा जाता है that place is also known as herd. And there is an institute which is related to horses. ICAR National Research Center on Equines is situated in Hisar, Haryana. Thank you.